हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस एग्ज़ाम के जो है अध्ययन सामग्री के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। तो उसको हम देख रहे थे और ये ज्ञान मुद्रा बुक के द्वारा निकाला गया था चैप्टर वाइज। तो उसी को हम जो है कर रहे थे काम। तो इसमें अगर हम देखें तो चैप्टर 7 चैप्टर तक हो चुका है। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें होगा चैप्टर 8, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम के बारे में बात होगा, फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में भी इसमें देखा जाएगा। तो पूरा इस वीडियो में ये चीज़ें कवर होने वाली है एक वीडियो में। और इसके बाद में लास्ट में इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम में मिल पाएगा। ठीक है। इसके पहले के वीडियो की अगर हम बात करें तो जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति है, ये हो चुका है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार है, आरक्षित वन संरक्षित वन हुआ, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है, हाथी और टाइगर रिजर्व है, इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण, पारिस्थितिक संतुलन, इतना सारा जो है चैप्टर हो चुका है। एक एक करके जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसी के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। अब इसका एग्ज़ाम जो है शॉर्ट लिस्ट जारी हो गया है, तो एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो जितना जल्दी आप लोग इसका चैप्टर तैयार करिए, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस स्टार्ट कराएंगे 100 क्वेश्चन का। तो वो भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वही होगा, प्रैक्टिस सेट ही। लेकिन एक बार इसको चैप्टर वाइज ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये वीडियो होगा चैप्टर नंबर 8, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग इसका पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको जो है पूरी की पूरी जो है जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, वन संरक्षण अधिनियम की, तो देखिए ये जो है स्थापना इसकी हुई थी 1980 में, और इसमें संशोधन किया गया फिर 1988 में। तो इसका उद्देश्य क्या रहा था वन संरक्षण अधिनियम का? तो वनों की कटाई को सीमित करना, यानी कि वन की बहुत अत्यधिक कटाई हो रही थी और उसको सीमित करना, उसको एक दायरे में लाना, और जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीवों को बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा था वन संरक्षण अधिनियम का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 एक कार्य की भारत की संसद वनों के संरक्षण और उनसे जुड़े मुद्दों या सहायक या आकस्मिक उपचार के लिए प्रदान करने के लिए जो है बनाया गया। इसे 1988 में संशोधित किया गया था। यह कानून जो है पूरे भारत में फैला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक तो वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980 में, और इसमें एक संशोधन किया गया 1988 में। ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि पूछा जा सकता है। और यह अधिनियम 1980 में भारत की संसद के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 1 जो है लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि बताती है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 कहा जा सकता है। दूसरा ये है पूरे भारत में फैला हुआ है। तीसरा यह माना जाएगा कि यह है 25 अक्टूबर को लागू होगा। तो इस तरीके से धारा 1 के में जो है ये चीज़ें विस्तृत लिखी हुई हैं। ठीक है। 1980 के अधिनियम की धारा 2 में जो है वनों के संरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर प्रतिबंध के बारे में है। और यह राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा प्रतिबंधित करता है। अब पहला इसमें देखते हैं धारा 2 के तहत जो है। तो पहला है किसी भी कानून में किसी भी आरक्षित वन, यानी कि अभिव्यक्ति आरक्षित वन के अर्थ में उस राज्य में लागू होने के समय वाला आरक्षित वन या किसी भी हिस्से को आरक्षित नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें है कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है, या अन्यथा किसी भी निजी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संस्था के पास जो सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित या नियंत्रित नहीं है, उसको जो है ये सौंपा जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ एक और पॉइंट है कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से साफ किया जा सकता है जो उस भूमि में स्वाभाविक रूप से उगे हैं, या भाग पुनर्नवीनीकरण के लिए जो है इसके उपयोग करने के उद्देश्य से हों। तो जैसा कि स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि गैर वन उद्देश्य का अर्थ है चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबर, हथेलियों, तेल असर वाले पौधे
और बागवानी फसलों या औषधीय खेती के लिए जो है किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को तोड़ना या साफ करना। पौधों बी पार्ट इसमें दिया गया है कि पुनः भंडारण के अलावा किसी भी उद्देश्य, लेकिन जंगलों और वन्य जीव के संरक्षण विकास के प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य या सहायक शामिल नहीं है। अर्थात चेक पोस्ट, फायर लाइन, वायरलेस संचार और बाड़ लगाने का निर्माण, पुल और पुलिया, बांध, वाटर होल, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइन या अन्य उद्देश्य से संबंधित चीज़ें जो इसमें कही गई हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अधिनियम की धारा 3 की बात करें तो अधिनियम की धारा 3 सलाहकार समिति के गठन से संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा कि अधिनियम की धारा 3 जो है वो सलाहकार समिति के गठन से संबंधित है। अब यह केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को एक समिति का गठन करने की शक्ति देता है जो सरकार को इस अधिनियम के अनुभाग में निषिद्ध उद्देश्य के लिए अनुमोदन के संबंध में सलाह देने के लिए उपयुक्त हो सकता है, या वनों के संरक्षण से जुड़ा कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। धारा 3A के अनुसार अगर हम बात करें तो धारा 3A में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धारा 2 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे साधारण कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो कि 15 दिनों तक बढ़ सकती है। धारा 3B में उन मामलों से संबंधित है जिनमें अपराध प्राधिकरण या सरकारी विभागों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे मामले में यह कहा जाता है कि विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा, हालांकि यदि वो ये साबित करता है कि यह उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का उपयोग किया था। धारा 4 धारा 4 जो है नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है। धारा 4 किससे संबंधित है तो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है, और इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद भवन के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किए जाने के बाद जैसे ही हो सकता है रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में कुल 3 दिनों के लिए है, जिसमें एक सत्र शामिल हो सकता है 2 या अधिक क्रमिक सत्रों में, और यदि सत्र की समाप्ति से पहले, सत्र के तुरंत बाद या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम जो है इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी हो सकता है या कोई प्रभावी नहीं हो सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। हालांकि इस तरह का कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी वैधता के पक्षपात के बिना होगा। ठीक है। धारा 5 निरसन और बचत से संबंधित है। याद रखिएगा तो किससे संबंधित, धारा 5 निरसन और बचत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि वन संरक्षण अध्यादेश 1980 के इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस तरह के निरसन के बावजूद इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किए गए कुछ भी या किसी भी कार्रवाई को अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जो है किया गया या लिया गया माना जाएगा। ठीक है। अब वन संरक्षण अधिनियम जो 2022 का है उसके क्या क्या प्रावधान है तो उसमें देखिए समितियों के गठन के बारे में प्रावधान है। इसमें जो है सलाहकार समिति, प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है। और छतपूरक वनीकरण के बारे में प्रावधान है। पर्वतीय या पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 2/3 से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण के साथ, या राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे। और इसके अलावा अन्य राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों जहाँ पर 20% से कम है कवर, ठीक है, जहाँ पर कवर जो है 20% से कम है वहाँ पे प्रतिपूरक वनारोपण करना प्रावधान किया गया है। ठीक है। निजी वृक्षारोपण की अनुमति का प्रावधान है, और इसमें जो है यह नियम निजी पार्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उस भूमि को उन कंपनियों को बेचने का प्रावधान करता है जो आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों से प्रेरित है। नवीन नियमों से पहले राज्य निकाय FAC को जो है दस्तावेज अग्रेसित करते थे, जिसमें इस स्थिति की जानकारी भी शामिल होती थी कि क्या संबद्ध क्षेत्र में स्थानीय लोगों को वन अधिकारों का निपटान किया गया था या नहीं। इसके अलावा इसमें ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं
के बारे में प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अनुसार एक परियोजना जिसमें एक बार एफसी द्वारा अनुमोदित कर राज्य के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, प्रतिपूरक निधि और भूमि एकत्र करेंगे और इसे अंतिम अनुमोदन के लिए संशोधित करेंगे। पहले ग्राम सभा या क्षेत्र के गांवों में शासी निकाय की सहमति के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु लिखित सहमति की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ये जो है आवश्यकता है चीज़ें ये हटा दी गई हैं। ठीक है। वनों के निर्माण कार्य की अनुमति की अगर हम बात करें तो वन सुरक्षा उपायों और आवासीय इकाइयों यानी कि एकमुश्त छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक सहित वास्तविक उद्देश्यों के लिए जो है संरचनाओं के निर्माण अथवा निर्माण कार्य के अधिकार की अनुमति है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम की, तो यह अब हो गया वन संरक्षण अधिनियम, जो कि इसमें जितनी भी धाराएँ थी वो धारा एक एक करके इम्पोर्टेंट था तो उसको देखा गया। अब भारतीय वन अधिनियम क्या है, तो इसको अगर हम बात करें भारतीय वन अधिनियम यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के रूप में जो है किया गया। ठीक है। और यह भारत के वनों के समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है। इसमें वन अपराध को रोकने के लिए हथियारों आदि का उपयोग करते हुए वन अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। संशोधन मसौदा के अनुसार वन अधिकारी जिसका पद रेंजर के पद से नीचे न हो के पास वन अपराधों की जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता जिसको CRPC कहते हैं, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत तलाशी करने या तलाशी संबंधी वारंट जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करती है ये। और कोई भी वन अधिकारी, वनपाल या उससे बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी किसी भी समय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। और इस अधिनियम में वनों से प्राप्त खनन उत्पादों और सिंचाई या उद्योगों में शामिल होने वाले पानी के आकलित मूल्य का 10% तक जो है वन विकास उपकर के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया था। यह राशि एक विशेष कोष में जमा की जाती और इसका उपयोग विशेष रूप से वनीकरण, वन संरक्षण और वृक्षारोपण, वन विकास और संरक्षण से जुड़े अन्य सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना था। ठीक है। अब इस संशोधन मसौदे के विवादास्पद कुछ तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। तो वन अधिकारियों को कानूनों के उल्लंघन करने वाले आदिवासियों को गोली मारने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। किसी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा अपराधी को मारे जाने की स्थिति में राज्य सरकार तब तक उस मामले पर अभियोजन शुरू नहीं कर सकती थी जब तक कि किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधीन इस मामले की जांच शुरू न हो। नए संशोधन के तहत वन विभाग किसी भी जंगल को आरक्षित घोषित करने और वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से अलग करने का अधिकार दिया गया था। इससे अपने जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भर जनजातीय आबादी बहुत अधिक प्रभावित होती है। ठीक है। इसके बाद अब वन्य जीव संरक्षण की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो वन्य जीव वर्ग में वह सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं। ठीक है, यानी कि जो पाले नहीं जा सकते। वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम बना था मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। इसके बाद फिर आया वर्ल्ड प्रोटेक्शन 1887। इसके बाद फिर बना बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। फिर आया असम राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979। ये चीज़ें बनी। फिर अब आता है भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान क्या है, तो इस संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1982 में इस संस्थान की स्थापना की गई। और यह सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जो वन्यजीव संस्थान अनुसंधान और प्रबंधन के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम और अकादमिक कोर्स का संचालन करता है। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह संस्थान स्थित है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया बहुत बार। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी और यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्यजीव तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इसका काम वन्यजीव विज्ञान में बेहतर सूचना एवं ज्ञान उत्पाद पेश करना एवं विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रमों में जो है इनका शामिल करना आदि जो इनका मुख्य काम होता है। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत देश ने
वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो है तस्करी, अवैध शिकार, वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है पारित किया। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। ठीक है, इस अधिनियम में कठोर दंड और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 जो कि संशोधन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वन्यजीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग विभिन्न कानूनों द्वारा निपटाए जाते थे, परंतु नए संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे एक ही अधिनियम द्वारा निपटाया जाएगा और यह संशोधन 1972 के अधिनियम में जो है किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधों व पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से रह रही जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार मिलेंगे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं इनसे जुड़े अपराधों हेतु जो है जुर्माने में वृद्धि का भी उपबंध संशोधित अधिनियम में किया गया है। इस तरह के अपराधों के लिए जो है अधिकतम 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में अभी तक था, परंतु अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह संशोधन अधिनियम जो है लाने का उद्देश्य क्या है, तो साइट्स के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वन संरक्षण आंदोलन। वन संरक्षण आंदोलन कुछ चलाए गए, वनों को संरक्षण करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए। उनको देखा जाएगा समय समय पर जो भी आंदोलन हुए भारत में, तो वनों को काटने से रोकने और प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों ने कई आंदोलन चलाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिलती है। और कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जो इस प्रकार हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन। बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन जो है 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से होता है, तो यह राजस्थान के खेजड़ी गांव से प्रारंभ होता है। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपक कर उसका विरोध किया। और परंतु जो है अजीत सिंह के लोगों द्वारा जो है 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रेहड़ी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी व अन्य 21 महिलाओं ने नीलामी का विरोध किया और सफलता अर्जित की। इस आंदोलन के जनक की अगर हम बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट व अन्य कार्यकर्ताओं में जो है मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं शामिल थीं। ठीक है, भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी प्रारंभ किया है। चिपको आंदोलन के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। चिपको आंदोलन उत्तर में जो है हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार, मध्य भारत में विंध्य तक जो है फैला। और इस आंदोलन के तहत भोजन, चारा, ईंधन, रेशे, उर्वरक और 5F को वरीयता दी है। ठीक है, इस आंदोलन का नारा क्या था, तो इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह इसका नारा रहा था। अब दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये उत्तर का जो चिपको आंदोलन उत्तर भारत में चला, वही दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एपिक्को आंदोलन के रूप में सामने आया। और कन्नड़ भाषा में अपिक्को शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। ठीक है, और यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में जो है सलकानी गांव में से 5 किलोमीटर आगे चलकर कलासे वन के वृक्षों से लिपट कर खड़े हो गए ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। और यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिन तक जो है चला था ये। ठीक है, इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और यह सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर जो बना हुआ है,
और यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों की सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित होने एवं 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था और इसमें 58% जो है आदिवासी शामिल थे। और यह आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा जो है चलाया जाने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक जंगल बचाओ आंदोलन चला और सर्वप्रथम ये आंदोलन 1980 में बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात झारखंड और उड़ीसा तक ये जो है आंदोलन पहुंच गया। ठीक है। और यह आंदोलन झारखंड राज्य के सिंहभूम जनपद के आदिवासियों द्वारा तब चलाया गया जब सरकार ने प्राकृतिक जंगल को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्षों को लगाना प्रारंभ किया। ठीक है। इसके अलावा नवधान्य आंदोलन चला। यह आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा जो है जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। ठीक है। विकास के विकल्प, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है और इसे 1983 में अशोक खोसला ने जो है ये स्थापित किया था। ठीक है। तो एक संगठन है विकास के विकल्प, 1983 में अशोक खोसला के द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। इन्होंने जमीन स्तर पर वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता हेतु जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसने संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। नेक्स्ट आंदोलन है बलिया पाल आंदोलन। यह आंदोलन भारत के पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास ओडिशा के बालासोर जिले के बलियापाल एवं भोगराय गांव में जो है भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से 45,000 लोगों को विस्थापित होने की समस्या से संबंधित है और इन क्षेत्रों में रॉकेट व मिसाइल की टेस्टिंग में भूमि की उर्वरता खत्म हो सकती है। तो यह आंदोलन चलाया गया बलियापाल आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट आंदोलन है गंगा बचाओ आंदोलन। तो यह आंदोलन जो है एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो है चलाया गया है। गंगा बचाओ आंदोलन को गंगा सेवा अभियान पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन एवं अन्य संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। मैती आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले से कल्याण सिंह रावत के द्वारा ये जो है मैती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे के जूता की चोरी की रस्म में नेक की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की जो है रस्म ने आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है। फिर इसके बाद बिश्नोई आंदोलन। तो यह आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में संत जामोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। फिर आता है साइलेंट वैली आंदोलन। यह आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो यह आंदोलन जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था साइलेंट वैली, तो यह केरल में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था कुंती पूसा नदी पर बनने वाले बांध की योजना को रद्द करवाना। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो कि वन से संबंधित जिसको चलाया गया और देखा गया। अब कुछ चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट, उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना की देन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये वन के कटाई से विरुद्ध था, तो आंसर वन के कटाई हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में संत जाम्भोजी ने राजस्थान में कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो इन्होंने बिश्नोई आंदोलन चलाया था। 1982 में नवधान्य आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है ये जिसके लिए दिया जाता है वह क्या है, तो वो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है। किस आंदोलन से प्रभावित होकर कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से जो है मिलने आई थी, तो वो मैती आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। टुमरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक जो है एक नाम है ये पुस्तक का, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक वंदना शिवा है। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबद्ध हैं, तो ये चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया, तो 1 जुलाई 1981 को किया गया था। भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा किसकी सिफारिश पर की गई, तो ये डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर की गई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया, तो ये मिर्ज़ापुर में खोला गया है। अमेजन वर्षा वनों द्वारा
पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादित होती है कितना, तो 20% से अधिक जो ऑक्सीजन उत्पादन होता है वो अमेजन वर्षा वनों के द्वारा ही उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये था थ्योरेटिकल पॉइंट। अब हम देखते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ हम इसमें करते हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब जो है लागू हुआ। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1972 में लागू हुआ है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जल पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर बी पार्ट है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जानते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया 1980 में, और फिर इसके बाद 1988 में इसमें संशोधन भी किया गया था। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मैती आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो मैती आंदोलन का संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य से है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अभी इसको थ्योरी पार्ट में जो है इसका डिस्कशन हुआ है मैती आंदोलन के बारे में, कल्याण सिंह रावत के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलाना। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। आंदोलन दिया है, राज्य दिया गया है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, इसमें दिया गया है कि जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो किस राज्य से संबंधित। जंगल बचाओ आंदोलन जो चला था ये बिहार राज्य में चला था। ठीक है, चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में चला गया था। एपिको आंदोलन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर चला गया था, तो ये चला गया था कर्नाटक में। ठीक है, और बिश्नोई आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो गोंडा में चला गया था। यहाँ पे होना चाहिए राजस्थान, ये राजस्थान में चला गया था। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन। तो इस तरीके से ये इसका मिलान होगा, जो कि इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बी पार्ट इसका मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन का उद्देश्य जो है जैव विविधता संरक्षण तथा जैविक खेती को जो है बढ़ावा देना था। किस आंदोलन का ये उद्देश्य रहा था, बताइए। इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर सी पार्ट, मैती आंदोलन का ये उद्देश्य था। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, कितने % पाए जाते हैं विश्व के लगभग, तो विश्व के लगभग 5% वन्य जीव जो है भारत में उपस्थित है, पाए जाते हैं। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु तो किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र उपयुक्त है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट, लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र उपलब्ध हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। इनमें से अगर हम देखें तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है ये घोषित किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है भारत में। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजित कब हुआ था आयोजन इसका, तो इसका आयोजन किया गया था 1997 में। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करके जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में जो है रूपांतरित कर देता है, और यह अनोखे जीवित जड़ पुल का जो है कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो काम होता है इस तरीके से जीवित जड़ पुल, तो ये मेघालय में मिलता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है। वन ह्रास यानी वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है, तो वो है औद्योगिक विकास है। ठीक है, तीव्र गति से जो औद्योगिक विकास हो रहा है तो उसके कारण वनों में जो है कमी किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। इनमें से अगर देखेंगे तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है, तो आंसर इसी पार्ट हो जाएगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए देते हैं, तो ये दिया जाता है वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की अगर हम बात करें तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, कहाँ से घिरे हुए हैं, तो मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का जो उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, तो वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो यहाँ पर जो है वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य स्थित हैं, वो राज्य बताना है। तो वो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कातिपीय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार जो है नहीं किया जा सकता है? तीन प्राणी के तीन जीवों के नाम दिए गए, इनमें से कौन का किस किस का शिकार जो है नहीं कर सकते हैं, ये बताना है। ठीक है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? आंसर की बात करेंगे तो इसमें घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, ये तीनों का जो है शिकार नहीं किया जा सकता। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा एक असरकारी संघ यानी कि एनजीओ समर्पित है? इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो WWF फॉर नेचर जो भारत लिखा हुआ है, ये ए पार्ट, तो ये जो है एनजीओ असरकारी समर्पित है वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण से प्रति समर्पित है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो UNDP जो है इनके प्रति जो है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। तो आंसर इसका बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, UNDP। ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें अगला चैप्टर जो होगा वो हम चैप्टर इसमें देखेंगे जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन यानी कि COP27 सम्मेलन के बारे में भी बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, तो अगले वाले वीडियो में देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।